नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या जीएस फाउंडेशन और आदित्य मिश्रा टॉक्स में। चलिए, आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग गंगा नदी तंत्र एक संपूर्ण यात्रा, गंगा नदी तंत्र और उससे निकलने वाले सभी नदियों, उनकी शाखाओं का, अलग अलग नदियों का भी वर्णन का डिटेल वीडियो पढ़ने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें। आगे आप लोग के लिए एक सरप्राइज है, बहुत ही विजुअलाइज करके विजुअल कंटेंट के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो देख लीजिए। एक बार पसंद नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पसंद ज़रूर आएगा। चलिए, आप लोग के लिए क्लास शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज हम लोग गंगा नदी तंत्र के संपूर्ण यात्रा को ख़त्म करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। वो अगर मैं कहूं कि जिस नदी को पूरी दुनिया गंगा के नाम से जानती है, वो अपने उद्गम स्थल पर जहां से वो निकलती है, वहां गंगा के नाम से जानी नहीं जाती। हाँ, ये एक ऐसा तथ्य है जो भूगोल की बुनियादी समझ रखने वालों को भी अक्सर चौंका देता है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण में, या कहें इस डीप डाइव में, हम इसी विशाल नदी तंत्र को डिकोड करने वाले हैं। हमारे जो स्रोत हैं वो बेहद विस्तृत शैक्षणिक व्याख्यान के नोट्स हैं, बिल्कुल यूपीएससी या एसएससी स्तर के। सही कहा। और इनमें इस नदी के जन्म से लेकर समुद्र में मिलने तक की पूरी वैज्ञानिक और भौगोलिक यात्रा का ब्यौरा है। तो देखिए, जानकारी का एक बहुत भारी पहाड़ है हमारे पास, इसलिए आज का हमारा मिशन इसे एकदम साफ और यादगार बनाना है। इस जटिल भूगोल को बिना बोरिंग बनाए समझने के लिए मैं चाहता हूं कि हमारे सभी श्रोता अपने दिमाग में एक हाई क्वालिटी 3D ग्लॉसी इंडिया मैप की कल्पना करें। अरे वाह, ये एक बहुत ही बेहतरीन मेंटल विजुअल है ना? और ये इंडिया मैप बिल्कुल सेंटर में हो, जिसमें 3D डेप्थ और एकदम सॉफ्ट रिफ्लेक्शंस हों। जैसे जैसे हम हर राज्य या नदी की बात करेंगे, इस नक्शे पर एक नियॉन स्टाइल क्लीन 3D पॉइंटर ब्लिंक करेगा। हाँ, और जो भी राज्यवार तथ्य होंगे वो शॉर्ट क्लियर 3D बुलेट पॉइंट्स में उभर कर आएंगे। एकदम सही। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें हम बोल्ड और कलर कोडेड मान सकते हैं, जैसे नियॉन ब्लू, इलेक्ट्रिक ग्रीन या ऑरेंज हाइलाइट्स के साथ। बिल्कुल। और जो आइकन्स या एरो हैं वो 3D रेज्ड स्टाइल में हो, बैकग्राउंड में एकदम स्मूथ ग्रेडियंट्स और ग्लॉसी शाइन इफेक्ट हो। हाँ, मतलब लेआउट एकदम मॉडर्न, प्रीमियम और एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। और भाषा एकदम आसान होगी, सिर्फ सरल जी के फैक्ट्स। कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट नहीं, सिर्फ यूजेबल पॉइंट्स। बिल्कुल। तो हमारा फाइनल आउटपुट एक विजुअली स्ट्राइकिंग 3D ग्लॉसी इंफोग्राफिक होगा, जो हमारे दिमाग में छप जाएगा। तो इसी विजुअल के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो अगर हम इस मानसिक नक्शे में पहला नियॉन पॉइंटर चालू करें तो हम सीधे उत्तराखंड के पहाड़ों में जूम इन करते हैं, जहां से असल कहानी शुरू होती है। अच्छा, तो ये उत्तरकाशी जिले की बात हो रही है? हाँ, उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमानी है, जिसे गोमुख भी कहते हैं। वहीं से एक बहुत ही तेज बर्फीली जलधारा निकलती है। इस धारा का नाम भागीरथी है। तो जो गंगा है वो शुरुआत में भागीरथी है। बिल्कुल। पहाड़ों की तीखी ढलान के कारण इसका वेग बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये अकेली धारा गंगा का वो विशाल स्वरूप नहीं है जो हम मैदानों में देखते हैं। मतलब इसमें और भी पानी जुड़ता होगा। हाँ, मुख्य पानी की मात्रा एक दूसरी विशाल नदी से आती है, अलकनंदा। अलकनंदा, इसका नाम तो बहुत सुना है। ये सतोपंथ हिमनद से निकलती है, जो शिवलिंग शिखर के पास है। और इसका सांस्कृतिक महत्व भी है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम इसी अलकनंदा के तट पर है। तो भागीरथी और अलकनंदा के सफर को देखकर मुझे एक एक कॉर्पोरेट टीम बिल्डिंग या मर्जर की याद आती है। अच्छा, वो कैसे? मतलब यूं समझ लीजिए कि अलकनंदा एक लीडर या सीईओ की तरह आगे बढ़ रही है, और रास्ते में अलग अलग डिपार्टमेंट्स यानी दूसरी नदियां आकर उससे जुड़ रही हैं। या ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। इसी मर्जर को भूगोल में पंचप्रयाग कहा जाता है। पंचप्रयाग मतलब 5 संगम। हाँ, तो जब अलकनंदा रूपी ये सीईओ आगे बढ़ती है तो सबसे पहला संगम विष्णु प्रयाग में होता है। यहाँ अलकनंदा से धौली गंगा आकर मिलती है। और सुना है ये बहुत ही संकरा गार्ज है ना? बिल्कुल। जगह कम होने से पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है। फिर जब ये नदी थोड़ी आगे नंद प्रयाग पहुंचती है तो इसमें नंदाकिनी जुड़ जाती है। नंदाकिनी के मिलने से नदी थोड़ी चौड़ी होने लगती होगी। हाँ, नदी का पाठ फैलने लगता है। इसके बाद आता है कर्णप्रयाग, जहाँ पिंडर नदी इसमें मिलती है। हाँ,
पिंडर नदी, इसका बहाव कैसा रहता है? पिंडर अपने बहुत ही तेज और प्रचंड बहाव के लिए जानी जाती है। फिर इसके बाद रुद्रप्रयाग आता है। रुद्रप्रयाग, जहां तक मुझे याद है, इसका एक बड़ा धार्मिक महत्व भी है। एकदम सही। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आकर मिलती है, जो चोराबाड़ी ताल से निकलती है, और इसी के तट पर केदारनाथ धाम है। अच्छा, तो बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर हाँ और केदारनाथ मंदाकिनी के तट पर। हाँ, और अंत में आता है देवप्रयाग। ये वो जादुई बिंदु है जहाँ से हमारी कंपनी फाइनली रजिस्टर होती है। मतलब जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। बिल्कुल। मटमैली अलकनंदा और हरी नीली भागीरथी यहाँ मिलती हैं, और अंततः गंगा का जन्म होता है। तो हमारे 3D नक्शे पर यहाँ एक बहुत ही शानदार नियॉन पॉइंटर ब्लिंक करेगा, नाम होगा गंगा। हाँ, लेकिन पहाड़ों का ये तेज बहाव हमेशा ऐसा नहीं रहता। अब हमारा पॉइंटर उत्तराखंड से नीचे उतरकर हरिद्वार पर ब्लिंक करता है। हरिद्वार, जहाँ नदी पहली बार समतल मैदानों में आती है। हाँ, यहाँ तो नदी की पूरी फिजिक्स ही बदल जाती होगी। एकदम बदल जाती है। पहाड़ों में तीखी ढलान की वजह से नदी का काम कटाव या इरोजन करना था, लेकिन मैदानों में ढलान खत्म हो जाती है, गति धीमी हो जाती है। मतलब अब कटाव की जगह जमाव शुरू हो जाता है, डिपोजिशन। हाँ, और यही जमाव उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल तक जमीन को उपजाऊ बनाता है। इस पूरी प्रक्रिया पर मेरे दिमाग में एक और एनालॉजी आ रही है। क्या मैं इसे एक थके हुए यात्री के रूप में देख सकता हूँ? थका हुआ यात्री कैसे, समझाइए जरा। मतलब मान लीजिए कोई यात्री पहाड़ों से पीठ पर बहुत भारी बैकपैक लेकर उतर रहा है, जिसमें पत्थर और मिट्टी है। ढलान पर तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, वो तेज चलता है। सही है। लेकिन जब वो लंबे समतल रास्ते पर चलता है तो वो थक जाता है। उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और वो अपना बोझ वहीं गिराने लगता है, जिससे जिससे उसका खुद का रास्ता रुक जाता है और पानी नई दिशाएं खोजने लगता है। ये एकदम परफेक्ट उदाहरण है। इसी वजह से पश्चिम बंगाल के फरक्का में एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। अच्छा, फरक्का में क्या होता है? जो नदी अब तक सबको मिला रही थी, वो अचानक दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक धारा दक्षिण की ओर मुड़कर हुगली बन जाती है, जो कोलकाता के पास है। और दूसरी धारा? दूसरी मुख्य धारा पद्मा बनकर बांग्लादेश चली जाती है। मतलब उस थके हुए यात्री को अपना रास्ता खुद के ही मलबे की वजह से बदलना पड़ा। बिल्कुल, इसे ही वितरिकाएं या डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ये तो हो गई मुख्य हाईवे की बात। लेकिन अब हमारे 3D मैप पर अलग अलग रंगों के पॉइंटर्स चलेंगे, जो इस हाईवे से जुड़ने वाले सपोर्टिंग कास्ट के हैं, मतलब सहायक नदियां। हाँ, और इनमें काफी विविधता है। अगर बाएं तट यानी उत्तर से आने वाली नदियों की बात करें, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी प्रमुख हैं। गोमती का नाम आते ही मुझे एक बहुत बड़ा मिथक याद आता है। हमें लगता है कि सभी बड़ी नदियां ग्लेशियर्स से ही निकलती हैं। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। गोमती नदी पूरी तरह से मैदानी झील से निकलती है, पीलीभीत के फुल्लर झील से, जिसे गोमत ताल भी कहते हैं। अरे वाह! मतलब बिना बर्फ के भी इतनी बड़ी नदी बन सकती है। और गंडक और कोसी के बारे में भी कुछ दिलचस्प फैक्ट्स थे ना? हाँ, गंडक नदी से त्रिवेणी नहर को पानी मिलता है, जो वहाँ के लाखों किसानों की अर्थव्यवस्था का आधार है। एक तरह से जीवनदायिनी। बिल्कुल, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोसी है, जो नेपाल से इतना भारी मलबा लाती है कि बिहार में उथली होकर अपना रास्ता ही बदल लेती है। और इसी अचानक रास्ता बदलने की वजह से भयानक बाढ़ आती है। इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। है ना? एकदम सही। और उत्तर की आखिरी बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, जो बांग्लादेश में जमुना के नाम से पद्मा में मिल जाती है। तो ये तो हुई उत्तर की नदियां। अब अगर हम दाएं तट यानी दक्षिण से आने वाली नदियों को देखें, तो सबसे पहला नाम यमुना का आता है। हाँ, यमुनोत्री से प्रयागराज तक ये सबसे लंबी सहायक नदी है। लेकिन यमुना का भी एक अपना अलग तंत्र है। इसमें चंबल, बेतला और केन शामिल है। चंबल का नाम सुनकर तो मुझे बस बीहड़ याद आते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन बीहड़ों को खुद चंबल नदी ने ही बनाया है। सच में? नदी ने बीहड़ बनाए? हाँ, ये मध्य प्रदेश की जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। इसका पानी नर्म जलोढ़ मिट्टी को काटकर गहरी खाइयां बना देता है, जिसे अवनालिका अपर्दन या गुल्ली इरोजन कहते हैं। मतलब ये पानी की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। और दाएं तट की बात हो रही है, तो एक और मिथक है जिसे तोड़ना जरूरी है, सोन नदी। अच्छा,
ऐसा लगता है कि नदियां हमेशा दक्षिण या पूर्व की तरफ ही बहती हैं। लेकिन सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है, वो प्रायद्वीपीय पठार के ढलान के कारण उत्तर दिशा की ओर बहती है और सीधे गंगा में मिलती है। ये तो सच में चौंकाने वाला फैक्ट है, उत्तर की तरफ बहने। खैर, गंडक की नहरें और चंबल के बीहड़ देखकर लगता है कि नदी इकोनॉमी चलाती है। हाँ, लेकिन जब औद्योगिक विकास नदी पर हावी हो जाता है तो हमारे 3D मैप पर कुछ डार्क खतरनाक बॉक्स भी उभर कर आते हैं। आप दामोदर नदी की बात कर रही हैं, हाँ। जिसे बंगाल का अभिशाप कहते हैं। हाँ, छोटा नागपुर पठार से निकलकर हुगली में मिलने वाली दामोदर नदी। लेकिन इसका अभिशाप होना ही सबसे बुरी बात नहीं है। दस्तावेजों में इसे जैविक मरुस्थल या बायोलॉजिकल डिजर्ट कहा गया है। जैविक मरुस्थल? पानी से भरी नदी मरुस्थल कैसे हो सकती है? कोयला खदानों और उद्योगों के खतरनाक रसायनों की वजह से। इन रसायनों ने पानी में घुली हुई ऑक्सीजन यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को लगभग खत्म कर दिया है। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह नष्ट हो चुका है। बिल्कुल। वहां कोई मछली या जलीय पौधा जीवित नहीं रह सकता। पानी है लेकिन उसमें जीवन नहीं है। ये तो बहुत ही भयावह है। लेकिन प्रकृति का बैलेंस देखिए, एक तरफ मरुस्थल है तो दूसरी तरफ पद्मा और जमुना मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा। हाँ, सुंदरवन जैव विविधता का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ सुंदरी वृक्षों यानी मैंग्रोव का एक बहुत घना जाल है। और ये खारे पानी में पनपते हैं, है ना? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये एक प्राकृतिक ढाल बनकर तटों को भयानक चक्रवातों से बचाते हैं। तूफानों की पूरी ताकत ये खुद पर सोख लेते हैं। तो गंगोत्री के बर्फ से लेकर सुंदरबन के दलदल तक हमारा ये मेंटल मैप अब लगभग पूरा हो चुका है। हाँ, लेकिन हमारे स्रोत एक ऐसे भूवैज्ञानिक सिद्धांत का खुलासा करते हैं जो सामान्य समझ को पूरी तरह चुनौती देता है। आप पूर्ववर्ती अपवाह या एंटीसीडेंट ड्रेनेज की बात कर रही हैं? बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों हिमालय पर्वत से भी पुरानी है। यही तो मतलब कोई भी नदी उस पहाड़ से पुरानी कैसे हो सकती है जहां से वो खुद निकल रही है? ये तो सीधे सीधे भौतिकी के खिलाफ लगता है। पहली बार सुनने में ऐसा ही लगता है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें लाखों साल पीछे जाना होगा। जब टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से हिमालय ऊपर उठना शुरू हुआ था, तब ये नदियां वहां पहले से बह रही थी। अच्छा, मतलब नदियां पहले से थी और पहाड़ उनके नीचे से उठ रहा था। बिल्कुल। और जैसे जैसे पहाड़ मिलीमीटर दर मिलीमीटर ऊपर उठता गया, पानी की निरंतर ताकत ने उसे नीचे की तरफ काटना जारी रखा। उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। तो इसे हम एक आरी और लकड़ी के उदाहरण से समझ सकते हैं कि लकड़ी ऊपर आ रही है और आरी अपनी जगह चल रही है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। नदी का पानी वो आरी है और पहाड़ वो लकड़ी। इसे ही डाउन कटिंग की प्रक्रिया कहते हैं। उठते हुए पहाड़ का सीना चीरकर इन्होंने गहरे गाज बना दिए। ये पूर्ववर्ती अपवाह तो सच में ये साबित करता है कि पानी की निरंतरता में असीमित शक्ति होती है। बिल्कुल होती है। तो अगर हम अपनी चर्चा को समेटें तो हमारी ये 3D मानसिक यात्रा साबित करती है कि गंगा सिर्फ पानी की एक लकीर नहीं है। हाँ, ये भागीरथी के जन्म से लेकर पंचप्रयाग के मिलन, गंडक के कृषि योगदान, बीहड़ों के निर्माण और सुंदरवन के मैंग्रोव तक एक अत्यंत जटिल इकोसिस्टम है। और शायद इसीलिए इसे बचाने के लिए 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और नमामि गंगे जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ताकि हम इसके मूल स्वरूप को बचा सके। तो अब जब हम इस एपिसोड, मेरा मतलब है इस डीप डाइव के अंत पर आ गए हैं, तो मैं श्रोताओं के सोचने के लिए एक गहरा विचार छोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल, बताइए। जिस नदी के पानी में इतनी असीमित शक्ति थी कि उसने लाखों सालों तक ऊपर उठते हुए विशाल हिमालय पर्वत को भी बीच से काट दिया और अपना रास्ता नहीं बदला, आज वही शक्तिशाली नदी इंसानों के प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल में बदल रही है। ये एक बहुत ही कड़वा सच है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी आधुनिक सभ्यता का असर भूवैज्ञानिक ताकतों से भी ज्यादा विनाशकारी हो चुका है? बहुत ही गहरा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या भविष्य में नदी खुद को इस मानवीय प्रभाव से भी वैसे ही बाहर निकाल लेगी जैसे उसने हिमालय को काट कर निकाला था? प्रकृति हमेशा अपना रास्ता खोज लेती है, लेकिन क्या उस रास्ते में हम इंसान बचेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो इस 3D मैप के पार जाकर हमें अपने अस्तित्व पर विचार करने को कहता है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली से शुरुआत कर रहे हैं। मतलब क्या हो अगर मैं कहूं कि जिस नदी को पूरी दुनिया गंगा के नाम से जानती है, वो अपने उद्गम स्थल पर जहां से वो निकलती है, वहां गंगा के नाम से जानी नहीं जाती। हाँ, ये नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आप लोग को समझ में आ चुका होगा। गंगा
रिवर सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें सारा यही डिटेल है, इसी डिटेल को वहाँ एक्सप्लेन किया गया है। कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गंगा की दाईं ओर से सहायक नदी यमुना, चंबल, बेतवा, केन, सोन नदी और दामोदर नदी है। वहीं बाईं ओर से सहायक नदी रामगंगा, घग्गर, कोसी, गोमती, गंडक और महानदी है। आपको कमेंट में बताना है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, और गंगा का उद्गम स्थल तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। उसकी सहायक नदी का देखिए डायग्राम यहाँ पे शॉर्ट टर्म में दिया गया है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, आपको शॉर्ट्स के माध्यम से भी डाल दिया जाएगा। गंगा की लंबाई होती है 2525 किलोमीटर, क्षेत्रफल 10,86,000 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा आप लोग, और कमेंट में बताना है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे आपको ऐसा ही कंटेंट मिलने वाला है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कंटेंट कैसा लगा। अपने दोस्तों को भी बताइए, अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सभी सेशन, इसको ज़रूर देख के जाएँ। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।